हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिज़ायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ अर्जुना का जो करंट अफेयर सेशन, जो आपके अर्ली करंट अफेयर्स है और आपके पिछले जनवरी से लेकर दिसंबर से उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे मैं जो कि लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होगा। और यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपके तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपके सारे जो एग्ज़ाम को कवर कराएगा ये। तो ये आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कि वार्षिकांक जो कि ईयरली करंट अफेयर्स है, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपका फर्स्ट एडिशन क्या है तो याद रखिएगा। तो ये आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो क्वेश्चन पहला ही स्टार्ट करते हैं हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। नीति आयोग के नवीनतम सीईओ किसे बनाया गया है? तपन कुमार डेका को, परमेश्वरन अय्यर को, सुमन कुमार बेरी को, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट या जो स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी कर होंगे, तो अपना साथ ही साथ अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। आपका स्कोर कितना है, आप यहाँ से करंट अफेयर्स कितने तैयारी किए हैं। तो अपना जो लास्ट में जो क्लास सेशन ख़त्म हो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका जो स्कोर यहाँ पे कितना बना है सारे क्वेश्चन में। तो याद रखें, नीति आयोग के जो नवीनतम सीईओ किसे बनाया है तो परमेश्वरन जो अय्यर है, इनको नीति आयोग के नवीनतम सीईओ बनाया गया है। याद रखिए, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाए। तो आपका जो तीसरा क्रम है याद रखिएगा, पदभार ग्रहण तिथि है जुलाई 2022 में इन्होंने पद ग्रहण की जो कि ग्रहण किया है। किसका स्थान लिया है इन्होंने? तो अमिताभ जो कांत थे पहले इनके सीईओ थे, इनका स्थान लिया है इनके द्वारा 2016 से। नीति आयोग के जो पूर्व सीईओ है अमिताभ कांत, 2016 नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। इनके जगह ये आपके जो कि सीईओ के रूप में इनको चुने गए हैं। इस पद से 30 जून को इन्होंने सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो मतलब इनको 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद परमेश्वरन अय्यर जी को, इनका जो कि जो नवीन सीईओ है परमेश्वरन जो अय्यर हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित रखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो आपके जो नए सीईओ आपके परमेश्वरन अय्यर, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आपके आपके जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तचर ब्यूरो के जो नवीनतम निर्देशक कौन है? तो आपके दिनकर गुप्ता, तपन कुमार डेका, डॉक्टर मनोज सोनी, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो तपन कुमार जो डेका है, गुप्तचर ब्यूरो जिसे हम आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कहते हैं, याद रखिएगा। तो आईबी के जो इन नवीनतम जो निर्देशक किसे बनाया गया है तो आपके तपन कुमार डेका को बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो। तो थोड़ा इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। तो गुप्तचर ब्यूरो के जो नवीनतम निर्देशक तपन कुमार डेका को बनाया गया है, इनके द्वारा 1 जुलाई 2022 को इन्होंने पद ग्रहण इन्होंने किया है। स्थान लिया है, किसका स्थान लिया है इन्होंने? तो श्री अरविंद कुमार है, जो कि पहले आईबी के थे। इसके बाद इन्होंने अरविंद कुमार की जगह आपके जो निर्देशक तपन कुमार डेका को बनाया गया है, याद रखिएगा। पूर्व निर्देशक अरविंद कुमार के जो सेवानिवृत्त के पश्चात नवीनतम जो नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। सारे फैक्ट को याद रखने। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नवीनतम महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आपके जनरल मनोज पांडे को, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को, दिनकर गुप्ता को, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो दिनकर गुप्ता जी को राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है इनके नवीनतम महानिदेशक के रूप में इनको बनाया गया है। दिनकर गुप्ता को नाम को याद रखिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही। तो इसके थोड़ा फैक्ट देखते हैं। तो जो पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, आपके 23 जून 2022 को इन्होंने पद ग्रहण किया है। और स्थान किसका लिया है? तो जो कुलदीप सिंह अतिरिक्त इनको प्रभार दिया गया था। तो याद रखिए, इनका स्थान लिया गया है। पंजाब पुलिस के जो पूर्व महानिदेशक दिनकर गुप्ता को आतंकवाद जो रोधी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नवीनतम महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। संघ लोक जो सेवा आयोग के नवीनतम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी को, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को, जनरल मनोज पांडे को, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी को। तो संघ लोक सेवा जो आयोग के नवीनतम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया। तो नाम को याद रखिएगा, जिसे हम जो संघ लोक जो सेवा आयोग है, हम इसको आपका यूपीएससी के नाम से इसको जानते हैं। तो यूपीएससी के जो नवीनतम अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है, याद रखिएगा।
तो इन्होंने पदभार अगर जो ग्रहण कब किया है, तो इन्होंने 5 अप्रैल 2022 को इन्होंने पद संभाली है। किसका स्थान लिया है, तो डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी का इनका जो स्थान लिया गया है। पहले आपके प्रदीप कुमार जोशी थे, इनकी जगह इनको नियुक्त किया गया है। तो संघ लोक सेवा जो आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन के रूप में डॉक्टर सोनी का जो कार्यकाल है 27 जून 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, भारतीय थल सेना के नवीनतम प्रमुख किसे बनाया गया है, तो जनरल मनोज पांडे को, डॉक्टर राजीव कुमार को, श्री अमिताभ कांत को, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जनरल मनोज पांडे जी को। तो भारतीय थल सेना के नवीनतम जो प्रमुख किसे बनाया गया है, तो आपके जनरल मनोज पांडे जी को बनाया गया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो। तो इनके बारे में थोड़ा हम बात करें तो इनका जो कार्यभार जो ग्रहण तिथि है 1 मई 2022 इन्होंने पद संभाली है। किसका स्थान लिया है, तो जनरल एम नरवणे का इन्होंने स्थान लिया है। तो जनरल जो मनोज पांडे है 1 फरवरी 2022 को थल सेना के प्रमुख पदभार पर कार्यरत थे। और इनके थल सेना प्रमुख के रूप में जो भार ग्रहण करने के पश्चात लेफ्टिनेंट जनरल भीम जो सोमशेखर राजू को थल सेना के लिए प्रमुख बनाया गया। तो नाम को याद रखिएगा, जनरल आपके राजू को थल सेना के प्रमुख बनाया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जनरल मनोज पांडे को बनाया गया, याद रखिए नवीनतम प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के 8वें मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए अगस्त 2022 में कौन सा पद ग्रहण किए हैं, तो नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, आशीष कुमार चौहान, अमिताभ कांत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नीतीश कुमार। याद रखिए बिहार के 8वें मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए अगस्त 2022 में इनको शपथ ग्रहण जो कि करवाया गया है राज्यपाल द्वारा। तो नीतीश कुमार याद रखिए बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनको भी नया नियुक्ति दी गई है। एकनाथ शिंदे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो याद रखिए। तो बिहार के 8वें मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए अगस्त 2022 में शपथ ग्रहण किए हैं। और भाजपा दल से मतभेद के तत्पश्चात इन्होंने नीतीश कुमार ने पुनः गठबंधन सरकार का साथ लेकर सरकार बनाई, जिसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को चुना गया है, तो याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन है, तो मैंने जस्ट बताया हुआ आशीष कुमार चौहान, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र के जो 20वें क्रम के जो मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे। जस्ट इसके क्वेश्चन के पहले मैंने बताया है। तो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री आपके एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र राज्य में विश्वास मत के बदलते समीकरण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा जो पद त्याग के पश्चात शिवसेना नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के नवीन मुख्यमंत्री 30 जून 2022 ने शपथ इनके द्वारा दिलाई गई है राज्यपाल के द्वारा। एकनाथ शिंदे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई कहते हैं, तो इसके नवीन प्रबंधक निर्देशक सीईओ के रूप में जो कि किसको नियुक्त किया गया है, तो आपके संजय अग्रवाल को, नीतीश कुमार, आशीष कुमार चौहान, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आशीष कुमार चौहान को। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नवीन प्रबंधक निर्देशक सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए आशीष कुमार चौहान को आपके एनएसई के नवीन सीईओ को नियुक्त किया गया है। इन्हें भारत में आधुनिक वित्तीय आपके डेरिवेटिव जनक इनको माना जाता है। आशीष कुमार चौहान भारत में निफ्टी इंडेक्स के निर्माता भी हैं, तो आपको साथ में इसको लेके चलना है, याद रखना है डाटा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किसे G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है, शेरपा नियुक्त किया नल्लाथम्बी, अमिताभ कांत, संजय सोनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अमिताभ कांत को। तो केंद्र सरकार द्वारा इसे G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को, तो याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा अमिताभ कांत को G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत का नया शेरपा इनको नियुक्ति किया गया है। सामान्यतः शेरपा हेतु नियुक्त व्यक्ति संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व इसमें करता है, तो याद रखिएगा अमिताभ कांत जी को G20 शिखर सम्मेलन में भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं, तो इसके विषय में संबंधित 26 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। आपके पल्लवी सिंह, सुरेश भाई, संजय अग्रवाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा संजय अग्रवाल। तो इनकी अध्यक्षता में न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है एमएसपी विषय से जो संबंधित
आपका 26 सदस्यीय समिति की गठन किया गया है आपके संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। समिति के उद्देश्य है शून्य बजट पर आधारित कृषि को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाना। इस सब मुद्दे का उद्देश्य है। तो याद रखें संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2022 की खिताब किसने जीता है? तो आपके प्रियंका चोपड़ा ने, सीना शेट्टी ने, पल्लवी सिंह ने, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फेमिना जो मिस इंडिया 2022 का जो खिताब किसने जीता है? तो आपके सीना शेट्टी ने जीता है। याद रखिए, नाम को याद रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया है 2022 के जिन्होंने खिताब जीता है, सीना शेट्टी जी ने। तो कर्नाटक की जो सीना शेट्टी है, इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब जीता है। तो कर्नाटक की रहने वाली सीना शेट्टी, याद रखिएगा। तो इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 के खिताब किसने जीता है? तो आपके सीना शेट्टी, पल्लवी सिंह, मलाइका अरोड़ा, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पल्लवी सिंह। तो मिसेज यूनिवर्स जो डिवाइन 2022 का जो खिताब किसने जीता है? तो आपके पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 में विजेता रही थी पल्लवी सिंह। तो नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन थे? तो रानिल विक्रमसिंघे, टी राजकुमार, कृष्ण श्रीनिवास, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? तो रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया था। तो आर्थिक संकट से गुजर रहे जो श्रीलंका में जन विरोधी आंदोलन से पूर्व तथा प्रमुख जो गोटबाया पक्ष जो राजपक्ष है, इन्होंने पद त्याग कर देश छोड़ना पड़ा। जुलाई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे को संसद के 134 सदस्य का समर्थन मिलने पर नवीन राष्ट्रपति को पदभार संभाला है रानिल विक्रमसिंघे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नवीनतम स्थायी प्रतिनिधित्व पद पर किसे नियुक्ति आपके दी गई है? तो आपके आरती प्रभाकर, रुचिरा कंबोज को, कृष्णा श्रीनिवासन को, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रुचिरा कंबोज। याद रखिएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नवीनतम जो स्थायी प्रतिनिधि के मुख्य रूप में किनको नियुक्त किया है? तो आपके रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नवीनतम स्थायी प्रतिनिधि इनको चुना गया है, रुचिरा कंबोज को। तो नाम को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा, फेड के नवीनतम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यह अध्यक्ष कौन है? तो आरती प्रभाकर, सलमान रुश्दी, रामधार सिंह, या चौथा है टी राजा कुमार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टी राजा कुमार। याद रखिए, फेड क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, फेड का आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनको फेड के या फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है, इसके जो अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार को, इनको जो नवीनतम अध्यक्ष इनको बनाया गया है, 2 सालों के लिए इनको बनाया गया है। तो इसका जो फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स है, ये जो इसका जो वैश्विक जो पर्यवेक्षण संस्था, जो निगरानी संस्था फेड के जो प्रमुख इनका जो टी आर राजा कुमार को बनाया गया है। याद रखिएगा, यह आपके वैश्विक पर्यवेक्षण संस्था है जिसके निगरानी संस्था के जो मुख्य जो अध्यक्ष बनाया गया आपके टी राजा कुमार को बनाया गया है। 2 सालों के लिए इनको चुना गया है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर खिलाड़ी को फीफा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो आपके लिसा स्टालिकर, ब्रिटनी गिनर, लीना स्टालिकर, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो लिस्टा स्टालिकर, इनको ऑस्ट्रेलिया के इस क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनको फीफा के प्रथम महिला अध्यक्ष इनको चुना गया है। तो याद रखिए लिसा स्टालिकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे आईएमएफ के एशिया के प्रशांत विभाग का नवीनतम निदेशक चुना गया है? उन्होंने 22 जून 2022 से अपना पदभार ग्रहण किया है। तो आपके कृष्णा श्रीनिवासन, रामधार कश्यप, ब्रिटनी ग्रीनर, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा श्रीनिवासन। इनको भारतीय अर्थशास्त्री को, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, कृष्णा श्रीनिवासन जी, तो हाल ही में इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ के नाम से जानते हैं, तो एशिया प्रशांत विभाग का नवीनतम निर्देशक इनको चुना गया है। तो उन्होंने 22 जून 2022 से अपना पदभार इन्होंने ग्रहण। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ करते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। यहाँ से आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो इसके जो संस्थापक है जॉन मेनार्ड जोकिन्स हैरी है, जो कि इसके संस्थापक है। स्थापना कब किया गया है?
तो जुलाई 1944 में आईएमएफ की स्थापना किया गया। याद रखिए, वनडे एग्जाम में स्थापना पूछा जाता है। तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना किया गया है आपके आईएमएफ का। इसका जो हेड क्वार्टर है खासकर पूछा जाता है इसका जो हेड क्वार्टर है आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेड क्वार्टर है। खास करके आपके हेड क्वार्टर को मुख्यालय को पूछता है, तो इसका मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी यूएस में इसकी स्थित है। याद रखिए, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो हमारे भारतीय मूल के हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर इसका कौन है आईएमएफ के, तो क्रिस्टीना जो जॉर्जिवा है जो कि हमारे भारतीय मूल के इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो याद रखिए इसके एमडी हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा जो श्रीनिवासन है, इनको जो कि अर्थशास्त्री, इनको भारतीय अर्थशास्त्र को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग का इनको नवीनतम निर्देशक चुना गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहीं पे जो ब्रिटनी जो ग्रीनर है, इनको जो ब्रिटनी ग्रीनर है अमेरिका की जो प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी है, जिन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी मामले में जो रूस के जो अदालत उसको दोषी ठहराया गया है। और हाल ही में अमेरिका जो भरूच द्वारा कैदियों को छोड़ने की नीति के तहत आपके ब्रिटनी गिनर को मॉस्को जेल में रिहा किया जाएगा। तो याद रखिए रिया जो ब्रिटनी गिनर है इनके अफेक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पेपरलेस विधानसभा कहाँ है? तो आपके असम में, नागालैंड में, केरल में या आपका पंजाब राज्य में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। याद रखिएगा। तो भारत की प्रथम जो पेपरलेस जो विधानसभा कहाँ है? तो आपके नागालैंड में है। याद रखिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है भारत की प्रथम पेपरलेस विधानसभा कहाँ है? तो आपका नागालैंड राज्य है, जो कि भारत की प्रथम पेपरलेस विधानसभा नागालैंड में है। और नागालैंड राज्य की विधानसभा को पूर्णतः कागज रहित कार्य प्रणाली अपनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा से लागू किया गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वही मैं थोड़ा नागालैंड राज्य के मैं बात करूँ तो नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा यहाँ की राजधानी है। नेफ्यू ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। याद रखिए, यहाँ से पूरी तरह से यहाँ पे पेपरलेस विधानसभा है। तो याद रखिए इसका सेकेंड ऑप्शन नागालैंड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, तो इसका थोड़ा फैक्ट देखते हैं। तो नेवा का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। यह जो कि एनआईसी क्लाउड मेघराज पर आधारित आपके सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन है, जिसमें विधायी नियम, सदस्यों के तारांकित व अतारांकित जो प्रश्न उत्तर को सीधे टेबलेट से देखा जा सकता है। और भारत में जो यह परियोजना ई असेंबली की अवधारणा के तहत देश की समस्त विधानसभा को एक डिजिटल मंच पर लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। तो ये सारे फैक्ट को आपको याद होना चाहिए, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी जो मेडिसिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपके पुणे में, गोवा, केरल, रायपुर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुणे में। तो याद रखिए, देश का पहला चिकित्सा जो शहर है इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपके पुणे कहाँ था? आपके महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा, देश का पहला चिकित्सा जो शहर जो इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपके पुणे शहर में जो कि स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देखते हैं। तो भारत का पहला चिकित्सा शहर आपका पुणे है। नामकरण जो इंद्रायणी मेडिसिटी है, अनुमानित जो लागत है लगभग 10,000 करोड़ इसका लागत है। कुल क्षेत्रफल लगभग 300 एकड़ में जो कि यह बनेगा। मेडिसिटी में लगभग 24 अलग अलग अस्पताल यहाँ पे भवन इसमें जो कि बनाया जाएगा इस भवन में। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पूरे देश का जो कि पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो बढ़िया स्कीम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहाँ देश के प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र के पायलट प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है? तो आपके बेंगलुरु में, असम में, कोरबा में, ये आपके चौथा है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन असम। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम में यहाँ के प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र पायलट प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है आपके असम सिटी में, आपके असम राज्य में। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही। तो यहाँ पे थोड़ा फैक्ट देखते हैं। तो जोरहाट असम में इसको किया जा रहा है। याद रखिए, तो भारत के प्रथम जो शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र है
असम के जोरहट में जो कि इसको जो कि बनाया जा रहा है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम स्थित जोरहट पंप स्टेशन में देश का प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र के पायलट प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है। इस संयंत्र में बिजली से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, याद रखिएगा। इस संयंत्र में जो प्लांट बनेगा इसमें बिजली से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। तो बढ़िया स्कीम है, याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य, याद रखिएगा। तो उत्पादन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत भारत में जो सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कौन से राज्य में हुआ है? तो आपके महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्पादन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। महाराष्ट्र में लगभग 138 लाख टन चीनी का उत्पादन कर रहा है। शीर्ष चीनी उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया गया। पहले उत्तर प्रदेश आता था स्थान पहले में, लेकिन इस बार उसको छोड़ के आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आ गए। लगभग 138 लाख टन का चीनी उत्पादन किया है आपके महाराष्ट्र सरकार ने, जिसको पीछे छोड़ा है आपके उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अग्रणी जो नवाचार स्टार्टअप जो उत्प्रेरक है टी हब द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र इनोवेशन को उद्घाटन किया गया? तो आपके केरल में, हैदराबाद में, मध्य प्रदेश, या चौथा है उड़ीसा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। तो भारत की अग्रणी जो नवाचार जो स्टार्टअप उत्प्रेरक है टी हब द्वारा आपके कौन सा राज्य? तो आपके हैदराबाद में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र इनोवेशन का उद्घाटन किया गया है आपके हैदराबाद में। तो याद रखिए इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, किसे मिला है? तो आपके आहान शेट्टी को, विकी कौशल, शाहरुख खान, सलमान खान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विकी कौशल को। तो आईफा जो अवार्ड है 2022 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है विकी कौशल को दिया गया है। उनकी जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला है 2022 के लिए, कौन सी फिल्म के लिए? तो फिल्म जो उनकी आई थी सरदार उधम सिंह के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला गया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन विकी कौशल सही आंसर हो जाएगा, जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं। उनकी जो मूवी बहुत ही अच्छी थी आपके उरी, जो कि बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी है। नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। अगला क्वेश्चन देख, तो आईफा से जो क्वेश्चन बन सकेंगे यहाँ से हम थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं। कब हुआ था? 2022 जून में ये जो कि आईफा हुआ था। शेरशाह को, जो शेरशाह मूवी आई थी, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। वहीं बेस्ट एक्टर विकी कौशल, उनकी जो मूवी है सरदार उधम सिंह के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस तो कृति सेनन को, उनके जो फिल्म मिमी आई थी उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। डेब्यूट जो मेल है आहान शेट्टी, जो कि आपके सुनील शेट्टी के बेटे हैं, उनको डेब्यू के लिए उनको मिली है उनके फिल्म तड़प के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान अतरंगी रे मूवी के लिए दिया गया है। तो ये सब आपको याद होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कहाँ आयोजन किया गया था? तो आपके वाशिंगटन अमेरिका में, चीन में, भारत में, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाशिंगटन अमेरिका। तो मिस इंडिया जो वर्ल्ड वाइड 2022 का आयोजन आपके वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। तो याद, तो यहाँ पे बड़े जो आयोजन थी 24 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल कहाँ है? तो वाशिंगटन अमेरिका में। विजेता खुशी पटेल, जो कि ब्रिटेन के रहने वाली थी, विजेता रही थी। और आयोजक IFC इंडियन फेस्टिवल कमेटी इसके आयोजक हैं। तो याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने पत्रकारों को कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हुई मौत के मामलों को सामने लाने के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 4, 5, 7, 1 लगभग 4 पत्रकारों को कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हुई मौत के मामलों को सामने लाने के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 इनको सम्मानित किया गया है। तो भारतीय जो पत्रकार हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है आपके अदनान आबिदी, अमित दवे, सना इरशाद मट्टू, आपके दानिश सिद्दीकी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो इनको जो कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 से इनको इन पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग 4 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई चानू ने 30 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड, सिल्वर, कांस्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गोल्ड है। तो मीराबाई चानू 30 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में भारत की तरफ से इन्होंने गोल्ड मेडल इन्होंने पदक जीता है।
तो इसका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्ड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बेसर स्विट्जरलैंड में, तुर्की, चीन या भारत में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेसर स्विट्जरलैंड में। तो स्विस ओपन जो बैडमिंटन है 2022 का जो आयोजन बेसर स्विट्जरलैंड में किया गया था, याद रख। और आयोजन तिथि यहीं पूछी तो मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल बेसल स्विट्जरलैंड। महिला एकल विजेता पीवी सिंधु जो कि भारत की तरफ से, और पीवी सिंधु ने फाइनल में थाईलैंड के जो बुसनानन को पराजित कर खिताब इन्होंने हासिल किया था। और पीवी सिंधु यह जो किताब है जीतने वाली भारत की दूसरी महिला है, याद रखिएगा। इससे पूर्व साइना नेहवाल 2 बार इस स्पर्धा में चैंपियन रह चुकी है। तो ये सब फैक्ट को आपको याद रखने। महिला एकल जो विजेता पीवी सिंधु रही थी भारत की तरफ से। अब पीवी सिंधु यह खिताब जीतने वाली भारत की दूसरी महिला, इससे पहले कौन थी? तो आपके पूर्व साइना नेहवाल, इन्होंने 2 बार इस स्पर्धा में चैंपियन रह चुकी हैं, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BWF ऊबर कप 2022 की विजेता कौन है? तो चीन, दक्षिण कोरिया, भारत या चौथा है इनमें से कोई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो ये जो 29 जो BWF है जिसे उबेर कप कहते हैं 2022 की विजेता रही थी दक्षिण कोरिया। तो इसका आयोजन है मई 2022 में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। विजेता आपके दक्षिण कोरिया, उप विजेता आपकी चीन रही थी। तो भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का जो नेतृत्व पीवी सिंधु ने किया था, याद रखिए। भारतीय महिला जो टीम में जो बैडमिंटन टीम के जो नेतृत्व पीवी सिंधु ने किया था। तो ये सारे फैक्ट को आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासन द्वारा राजस्थान के रामगढ़ विषधारी क्षेत्र को देश का कौन से क्रम का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो 49वां, 50वां, 51वां या 52वां? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 52वां। केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र शासन द्वारा राजस्थान के जो रामगढ़ विषधारी है, यहाँ के जिला रामगढ़ विषधारी, तो इस क्षेत्र को देश के लगभग 52वें क्रम का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो याद रखिए 52वें क्रम का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है आपके रामगढ़ विषधारी क्षेत्र को। तो इसका चौथा ऑप्शन 52वां सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2022 में भारत के कितने आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? 4, 5, 6 या 7? लगभग यहाँ पे जुलाई 2022 में भारत के लगभग 5 आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन 5 सही आंसर हो जाए। तो नाम को याद रखिएगा, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो 5 नवीनतम जो आर्द्र भूमि यहाँ पे सूची शामिल किया गया है। तो आपके जो पल्लीकर जो नई मार्च जो रिजर्व फॉरेस्ट आपके तमिलनाडु में, याद रखिएगा। करिकिली जो पक्षी अभयारण्य है आपके भी तमिलनाडु में स्थित है। और आपके पीचावरम जो मैंग्रोव है आपके तमिलनाडु में स्थित है। और आपके पाल आर्द्र भूमि आपके मिजोरम में स्थित है। सांख्य जो सागर है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो लगभग 5 नवीनतम शामिल आर्द्र भूमि यहाँ पे शामिल की है केंद्र के द्वारा। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, पल्लीकरनई जो मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है आपके तमिलनाडु में स्थित है। करिकेली जो पक्षी अभ्यारण्य है आपके तमिलनाडु में स्थित है। पीचवरम जो मैंग्रोव है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पाला आर्द्र भूमि है ये आपके मिजोरम में स्थित है। और 5वां है आपका सांख्य जो सागर है आपके मध्य प्रदेश में स्थित। इन 5 को यहाँ पे शामिल किया है आर्द्र भूमियों के लिस्ट में। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग 5 यहाँ पे भारत लगभग कितने 5 आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थलों की सूची में इनको शामिल किया गया है। तो आज का सेशन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। चैनल में पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।